मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम दी अदर साइड। दुनिया की राजनीति बदल रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था भी बदल रही है, दुनिया के रिश्ते भी बदल रहे हैं और इस बदलती दुनिया के बीच अगर कोई देश सबसे तेजी से अपनी ताकत बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो है भारत। आज पूरी दुनिया में एक बात सबसे ज्यादा साफ दिखाई दे रही है कि भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक ताकत बनने का सफर तेजी से तय कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की वो विदेश नीति जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर देशों को भी भारत के आगे खड़े होने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूरोप और खाड़ी देशों के दौरे पर है, लेकिन यह कोई साधारण विदेश यात्रा नहीं। यह वो दौरा है जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आज दुनिया भारत को किस नजर से देख रही है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसकी अर्थव्यवस्था कर्ज के सहारे चल रही है, आईएमएफ के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, हर दिन भीख मांगना पड़ रहा है, अपने ही दोस्त देश उससे पैसा वापस मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत है जहां वही देश अरबों डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी हां, कुछ हफ्ते पहले ही संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान से अपना पुराना 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांग लिया था। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आईएमएफ का कार्यक्रम खतरे में पड़ा हुआ है और पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि किसी तरह उसे यूएई कर्ज को रोल ओवर करने का मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही यूएई आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश के लिए समझौता कर रहा है। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान को कर्ज लौटाने का दबाव दिया जा रहा है और दूसरी तरफ भारत को निवेश देने के लिए समझौते किए जा रहे हैं। यह सिर्फ आर्थिक अंतर नहीं, यह भरोसे का अंतर है। दुनिया को पता है कि भारत स्थिर है, भारत भरोसेमंद है, भारत भविष्य है। प्रधानमंत्री मोदी अब जब आबू धाबी पहुंचे तो वहां सिर्फ स्वागत नहीं हुआ, बल्कि भारत और यूएई के बीच 7 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जी हां, 7 बड़े समझौते। इन समझौतों में पेट्रोलियम उत्पादों का रणनीतिक भंडारण, ज्यादा एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई, रक्षा साझेदारी, सुपर कंप्यूटर क्लस्टर्स, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा और भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश जैसी बड़ी बातें शामिल हैं। आज यूएई भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बना हुआ है। भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 40% यूएई से आता है। यानी भारत सिर्फ अपने रिश्ते मजबूत नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है। इंडियन ऑयल और एडनॉक एडीएनओसी के बीच जो समझौता हुआ है वो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि दुनिया जिस तरह ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है उसमें भारत पहले से ही तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, सबसे बड़ी बात है रणनीतिक साझेदारी। भारत और यूएई ने रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने का फैसला किया है। अब दोनों देश समुद्री सुरक्षा, साइबर डिफेंस, स्पेशल ऑपरेशंस और एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर साथ में काम करने वाले हैं। यानी दुनिया भारत को सिर्फ बाजार नहीं मानती है, बल्कि दुनिया भारत को अपना रणनीतिक पार्टनर मानती है। और यह बदलाव रातों रात नहीं आया, इसके पीछे वर्षों की मेहनत, मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट विदेश नीति है। एक समय था जब भारत की विदेश नीति सिर्फ भाषणों तक सीमित रहती। भारत दुनिया को समझाने की कोशिश करता था कि वो बड़ा देश है, लेकिन आज दुनिया खुद मान रही है कि भारत एक बड़ी शक्ति है। और यही कारण है कि अब भारत सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है, बल्कि यूरोप में भी अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब नीदरलैंड पहुंचे तो वहां एक ऐसा क्षण देखने को मिला जिसने हर भारतीय को गर्व से उसका सीना चौड़ा कर दिया। नीदरलैंड ने भारत को 11वीं शताब्दी की चोलकालीन तांबे की प्लेटें वापस सौंप दी हैं। ये वही ऐतिहासिक धरोहर है जिन्हें लिडन प्लेट्स कहा जाता है। करीब 30 किलो वजन वाली 21 तांबे की प्लेटों पर संस्कृत और तमिल में शिलालेख लिखे हुए। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि भारत की 1000 साल पुरानी सभ्यता, समुद्री ताकत, सांस्कृतिक प्रभाव और प्रशासनिक क्षमता का बड़ा प्रमाण है। इन प्लेटों में नागापट्टनम के बौद्ध मठों के दिए गए दान का जिक्र है।
यह दिखाता है कि उस समय भारत सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी कितना समृद्ध था। भारत 2012 से इसे वापस मांग रहा था, यानी यूपीए के टाइम से। लेकिन सफलता कब मिली? अब जाकर के। और यह सफलता बताती है कि आज दुनिया भारत की भावनाओं और विरासत का सम्मान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया, और सच भी यही है, क्योंकि जो धरोहर दशकों से विदेशी तिजोरियों में बंद पड़ी हुई थी वो अब वापस भारत लौट रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन यात्रा भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। स्वीडन दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी देशों में गिना जाता है। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन मोबिलिटी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्वीडन की ताकत पूरी दुनिया मानती है। और यही स्वीडन भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले गया है। गोटेनबर्ग में भारत और स्वीडन ने 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना बनाई। इसका मतलब साफ है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत और स्वीडन मिलकर के भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, वो भी एक साथ। और सबसे ज्यादा चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक कॉरिडोर को लेकर के हो रही है। भारत अब सिर्फ आईटी सर्विस देने वाला देश नहीं रहना चाहता। भारत अब एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और 6G में दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है। और यही वजह है कि स्वीडन जैसे देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि को डेवलपमेंट और को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ेगा। यानी टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, उत्पादन भारत में होगा और दुनिया के बाजारों तक भारत पहुंचेगा। मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं है। आज दुनिया की कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार बैठी हुई। आज दुनिया भारत में निवेश इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें भारत के भविष्य पर भरोसा है। स्वीडन के साथ हरित ऊर्जा, ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन, स्मार्ट शहर और रक्षा निर्माण और स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी सहयोग बढ़ाया गया है। दोनों देशों ने 5 साल में व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। और यही नहीं, भारत अब यूरोप के साथ अपने संबंधों को नई दिशा दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की नॉर्वे यात्रा भी इसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। 43 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्वतंत्र द्विपक्षीय यात्रा है। नॉर्वे छोटा देश जरूर है, लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। उसका गवर्नमेंट पेंशन फंड लगभग $2 ट्रिलियन का है और उसमें करीब $30 अरब भारत में निवेशित है। भारत और नॉर्वे अब ब्लू इकोनॉमी, आर्कटिक रिसर्च, ग्रीन एनर्जी, बैटरी टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर और मार्टीटाइम सिक्योरिटी पर एक साथ काम करेंगे। भारत का समुद्री क्षेत्र तेजी से मजबूत हो रहा है। कोची शिपयार्ड नॉर्वे के लिए जहाज बना रहा है। गुजरात के शिपयार्ड को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और कंपनियां अब वैश्विक समुद्री बाजार में अपनी पहचान बना रही हैं। नॉर्वे के साथ आर्कटिक रिसर्च में भी भारत का सहयोग बढ़ रहा है। इसरो के एंटेना स्वालबार्ड में काम हो रहा है। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन लगातार सक्रिय है और भारत अब ध्रुवीय क्षेत्रों में भी अपनी वैज्ञानिक मौजूदगी को धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। यानी भारत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। भारत समुद्र, अंतरिक्ष, आर्कटिक, एआई, सेमीकंडक्टर हर क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाता चला जा रहा है। और यही वजह है कि दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में ग्रीन हाइड्रोजन, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G, क्लाइमेट फाइनेंस, शिप बिल्डिंग और क्लीन एनर्जी जैसे मुद्दों पर रिसर्च कर रहा है और चर्चा कर रहा है। 700 से ज्यादा नॉर्डिक कंपनियां भारत में इस वक्त काम कर रही हैं, जबकि 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां जो हैं वो नॉर्डिक देशों में मौजूद हैं। यानी भारत अब सिर्फ विदेशी कंपनियों का बाजार नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए इनोवेशन पार्टनर भी बनता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज दुनिया भारत को सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि स्थिर लोकतंत्र और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल ईरान तनाव, वैश्विक आर्थिक संकट और सप्लाई चेन की लड़ाई के बीच दुनिया को ऐसे देश की जरूरत है जिस पर भरोसा किया जा सके। और आज वो भरोसा भारत पर साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि दुनिया का हर बड़ा देश भारत के साथ खड़ा होना चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को पहले कभी इतनी वैश्विक ताकत मिली थी? क्या पहले कभी दुनिया भारत में इस स्तर पर निवेश करने के लिए तैयार होती थी और आती थी? क्या पहले कभी भारत की सांस्कृतिक धरोहरें इतनी मजबूती से वापस लाई गई थी?
क्या पहले कभी दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में देखा करती थी? सच्चाई यह है कि आज भारत जिस स्थिति में खड़ा है वहां पहुंचाने में प्राइम मिनिस्टर मोदी की विदेश नीति की बड़ी भूमिका रही। आज भारत दुनिया के सामने झुककर नहीं, बराबरी से बात कर रहा है। आज भारत सिर्फ सहायता मांगने वाला देश नहीं है कि हेल्प कर दीजिए, नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला देश बन चुका है। और यही नए भारत की सबसे बड़ी पहचान है। एक तो हो गई ये तस्वीर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस और अन्य दलों की, तो वो शुरुआत से ही इन 5 देशों की यात्राओं को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए थे कि आपके जाने से क्या फायदा हो रहा है। एक समय पर आप कह रहे थे कि आप विदेशों में मत जाइए और उसके बाद ही आप विदेश यात्रा पर निकल गए, तो ये तो भारतीय लोगों के साथ धोखे वाली बात हुई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी $5 अरब की ये जो इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, सेमीकंडक्टर फील्ड में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, ग्राउंड टेक्नोलॉजी में, हर टेक्नोलॉजी में जिस प्रकार से उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाए हैं, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये यात्रा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकले। अब आपको ये कैसा लगा, ये पूरी खबर कैसी लगी, 5 देशों की यात्रा का ये जो विश्लेषण था हमारा, वो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।